आज हम लोग मेंस के लिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे एक बार देखने वाले हैं। और जो जो टॉपिक हम लोग को कवर करना है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर इसमें देखें तो हम लोग को चार मेन टॉपिक है जो सबसे पहले कवर कर लेना है और मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला क्या है, बार मैग्नेट का कंसेप्ट। ठीक है, बार मैग्नेट के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पर निकालना होगा, एक एक्सियल लाइन पर और दूसरा इक्वेटोरियल प्लेन पर, ये दो जगह पर। मतलब यहाँ से टोटल हम लोग का करीब 3 से 4 फार्मूला बन करके आएगा जो हम लोग को याद कर लेना है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है अर्थ का, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो है कि एक एंगल ऑफ डी और दूसरा है डिक्लिनेशन। ठीक है, और फिर इसी का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो बस हम लोग को समझ लेना है मेनली कि एंगल ऑफ डिप है क्या और डिक्लिनेशन है क्या। इसके बाद जो इसका कंपोनेंट है वो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग को मेनली देखना है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इन तीनों के बीच का डिफरेंस। और उसके बाद लास्ट में परमानेंट मैग्नेट और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका यूज हम लोग लास्ट में देख लेंगे और इसका साथ में प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। अगर सारा का समरी एक बार हम लोग देख लें तो ये सारा जो पॉइंट्स है हम लोग को कवर करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टोटल ए 8 और एक यहाँ ए 9 पॉइंट, ये पूरा का समरी है टोटल चैप्टर का। ये 9 पॉइंट हम लोग को देख लेना है और क्या नहीं देखना है तो उसका समरी यहाँ पर दिया हुआ है। हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस कर्व से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हम लोग को कवर नहीं करना है जेईई मेंस के लिए। तो यहाँ पर ए जो 9 पॉइंट है वो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं लास्ट में, फिर इसको एक बार हम लोग ला करके और एक बार देख लेंगे कि सारा कुछ हमारा कवर हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है बार मैग्नेट समझने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी मटेरियल में मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो आता कैसे है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर रख दिए, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। ठीक है, तो पास में जो रखा हुआ आयरन है उसके अंदर मैग्नेटिज्म का गुण जो है वो कैसे आ गया। एक ऐसे हुआ कि मतलब वहां पर जो रखा हुआ आयरन है उसमें कोई दूसरा कील वगैरह ला करके रख रहे हैं तो उसको वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो क्या ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले से उस आयरन में प्रेजेंट था या फिर करंट फ्लो करवाने से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ उसकी वजह से कोई नया चीज, नया गुण उसके अंदर आ गया है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग इस पेज में। मतलब कि ये जो कंसेप्ट है मैग्नेट का, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो आ रहा है किसी भी आयरन के अंदर, वो उसका जो शुरुआत होता है वो हम लोग का प्रीवियस चैप्टर से ही हो जाता है। प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे कि अगर करंट कैरिंग कोई वायर है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो क्या मतलब कि कोई आयरन का हम टुकड़ा ले रहे हैं या फिर कोई भी मटेरियल ले रहे हैं तो क्या उसके अंदर ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा था पहले से, वो मैग्नेट की तरफ बिहेव क्यों करने लगा। तो उसका आंसर है हाँ, उसके अंदर पहले से करंट फ्लो कर रहा था। हम कोई भी मटेरियल जब उठाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एटम्स होंगे। ठीक है, और एटम्स में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, रिवॉल्व हो रहा होगा चारों तरफ। और हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है तो वही करंट कहलाता है। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। वो करंट हम लोग को महसूस क्यों नहीं होता है, महसूस न होने के पीछे रीजन हो सकता है, पहला या तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो और दूसरा कि उसमें बहुत सारे एटम्स हो और सारा जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता हो। ये दो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी मटेरियल जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई भी मटेरियल लिए, सॉफ्ट आयरन या निकेल, लोहा, कोबाल्ट, कुछ भी मतलब ले लिए, तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे, एटम्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि करंट कैरिंग वायर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसके लिए हम लोग डेरिवेशन भी देखे थे। तो अगर इसके लिए हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश करें तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एम बराबर एन आई इंटू ए हम लोग पढ़े थे। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर एन मतलब नंबर ऑफ लूप, आई मतलब करंट और ए मतलब एरिया। ठीक है, और इसी लूप को जब हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होकर के बीना बन जाता है और इस पर टॉर्क लगना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, मतलब कि ऑलरेडी इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको बोल रहे हैं, छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है,
इसको अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर टॉर्क लगना शुरू हो जाता है, फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो खैर ये तो अलग चीज है, हम लोग इस पर कंसंट्रेट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से करंट जनरेट होगा। कितना करंट जनरेट होगा? तो हम लोग जानते हैं I बराबर Q बटा T, ठीक है, चार्ज बटा टाइम। पर यहाँ पर चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। और टाइम बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं समय बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। डिस्टेंस एक कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है किसी एटम के अंदर तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई r, r अगर इसका रेडियस हो तो यहाँ पर हम लोग 2 पाई r लिख लेंगे और डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, बाई जो वेलोसिटी लिखेंगे वो ऊपर चला जाएगा। तो ए भी बटा 2 पाई r इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। और इसको अगर हम लोग ओमेगा के टर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लोग जानते हैं v बराबर r ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा? ओमेगा बराबर आ जाएगा v डिवाइडेड बाई r। तो इस v बाई r को हम लोग ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा e ओमेगा बाई 2 पाई, ई ओमेगा बाई 2 पाई बन गया। एक किस चीज का वैल्यू आ गया? एक करंट का वैल्यू आ गया। तो करंट का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और एरिया तो पाई आर स्क्वायर पहले से पता है। तो ए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम इज इक्वल टू एन इंटू आई के जगह पर कितना रखना होगा? ई ओमेगा बटा 2 पाई, जो कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे। और इसके अलावे यहाँ पर हम लोग को क्या एरिया लिखना है? तो एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर यूज कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा तो ए बन गया एन ई ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का हमारे लिए एक तो डेरिवेशन आ जाता है। अगर कोई पूछे कि बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इधर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, एक करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। अब करंट के डायरेक्शन में हम लोग चारों फिंगर को ऐसे अगर घुमा दे तो नीचे एक क्या बनेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ऊपर से नीचे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कि किसी मटेरियल के अंदर का हर एक एटम क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख क्यों नहीं पा रहे, पता क्यों नहीं चल रहा है? तो पता न चलने के पीछे रीजन है, क्योंकि हर एटम जो है ना एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है। हर एटम, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, सारे अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए। हर कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में। सारा क्या करता है? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए हम लोग उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, पता नहीं कर पाते हैं कि उसके अंदर मैग्नेट है। अब जब हम लोग बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे करंट कैरिंग वायर यहाँ पर रख दिए, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब यहाँ पर एक लोहा का टुकड़ा रख देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? सबको, सारे एटम्स को घुमा घुमा करके एक डायरेक्शन में ला देगा। और जब एक डायरेक्शन में ला देगा तो फिर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से क्या बन रहा है? एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ। ईच एटम, यहाँ पर डिफिनेशन दे रखा है, ईच एटम एक्ट लाइक ए टीनी मैग्नेट। सारा का सारा मैग्नेट एक छोटा सा, सारा का सारा एटम एक छोटा सा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और सबका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब इन सारे एटम्स को अगर एक डायरेक्शन में ओरिएंट कर दिया जाए, एक डायरेक्शन में घुमा दिया जाए, तो हम लोग को मिलेगा मैग्नेटिक डोमेन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारा जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ एटम जो है, ये सारे के सारे जब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो इसके सारे जो मोमेंट्स होंगे कंबाइंड एक साथ क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। वन डोमेन मतलब वन टीनी मैग्नेट, ठीक है। एक डोमेन में क्या होगा? एक डोमेन में मिलियन बिलियंस ऑफ एटम्स जो होंगे सारे के सारे एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे और हर एक का अपना अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन डोमेन बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसा बहुत सारा डोमेन, सारा का सारा डोमेन जब एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा ना, तब जाकर के एक बार मैग्नेट बनेगा। तब हम लोग जाके महसूस कर पाते हैं कि ये हमारा मैग्नेट बनकर के रेडी हो गया। मतलब ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारा डोमेन है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसा ऐसा डोमेन, मतलब एक डोमेन के अंदर मिलियन बिलियंस ऑफ एटम्स है, ठीक है। और वो सारा अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो इस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला नहीं है, हम लोग उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं
तो ये सारे के सारे जो डोमेन्स होते हैं ना, एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं और तब हम लोग को एक बार मैग्नेट मिल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग का क्या है, एक बार मैग्नेट है। और जब बार मैग्नेट मिल गया तो हम लोग चाहें तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। पहले हम लोग क्या निकालते हैं थे, जब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वहां पर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, तो वहां पर दो चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते थे। एक क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया है। किस तरह से दोनों सिमिलर है, तो वहां पर दो ठो चार्ज होता था और दोनों के बीच का सेपरेशन 2L होता था। यहाँ पर दो चार्ज के जगह पर दो ठो पोल है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो यहाँ पर इस पोल के स्ट्रेंथ को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बन जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब पहले क्या होता था, पहले होता था चार्ज इंटू 12, तब इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते थे और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता था। अभी हम लोग का क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ और दोनों के बीच का लेंथ हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नेट का जो कंसेप्ट है ना, बार मैग्नेट का, इसको 5 से 6 स्टेप में समझना है। किस तरह से समझना है, सबसे पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से क्या क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ, जिसका डेरिवेशन अभी हम लोग देखे भी। फिर एक क्या हुआ, बहुत सारा एटम जो है ना, सारा का सारा एक डायरेक्शन में अलाइंड हो गया। ठीक है, मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स एक डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, तो सारे के मैग्नेटिक मोमेंट भी एक डायरेक्शन में आ गए। अब ये सारे मिलकर के क्या क्रिएट किए, मैग्नेटिक डोमेन क्रिएट किए। और ये मैग्नेटिक डोमेन अगर अलग अलग डायरेक्शन में तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, और अगर एक डायरेक्शन में अरेंज हो गए तो फिर इसका नाम क्या दे देंगे, बार मैग्नेट नाम दे देंगे, क्योंकि अब ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पता चलेगा। और फिर इसका स्ट्रेंथ और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए अभी हम लोग दो फार्मूला देखने वाले हैं। क्या इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है अगर इस तरह से बार मैग्नेट रखा हुआ है तो बताओ इसको इक्वेटोरियल प्लेन पर यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इसके एक्सिस पर, इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। पहले भी वैसे ही क्वेश्चन रहता था जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल है, पर पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पर पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहां पर भी दो चार्ज रहता था, एक प्लस एक माइनस। वहां पर भी इक्वेटोरियल प्लेन पर और एक्सियल प्लेन पर हम लोग क्या किए थे, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। तो बस उसी कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना है। और फार्मूला भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, जहाँ पर जहाँ पर चार्ज लेते थे वहां पर क्या आ गया है, पोल स्ट्रेंथ आ गया। एक बार फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को फार्मूला का समरी दिया हुआ है, और ये हम लोग का मेन कंसेप्ट है। ठीक है, मेनली हम लोग का जो स्टार्ट होता है टॉपिक, ये चैप्टर यहाँ से ही स्टार्ट होता है। इसके पहले हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो बेसिक था और कहीं ना कहीं प्रीवियस वाला चैप्टर से लिंक था, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में ही हम लोग पढ़े थे कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पर करंट कैरिंग वायर तो नहीं था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर बताया गया था कि मूवमेंट ऑफ चार्ज ही करंट कहलाता है। करंट अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसी को हम लोग करंट बोलेंगे। तो चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था। अब हम लोग बार मैग्नेट के बारे में समझ चुके हैं कि बार मैग्नेट के अंदर का कंसेप्ट क्या होता है। अब बार मैग्नेट के सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर दे रखा है बार मैग्नेट, जिसमें क्या होगा, दो ठो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है क्या होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ पोल में एंटर होता है। मतलब कि बाहर की अगर बात करें तो बाहर में नॉर्थ से साउथ, और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में इंटर करेगा और फिर साउथ से नॉर्थ में चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक क्लोज लूप बनाता है। वही जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े थे तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज था, एक निगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता था, निगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाता था। मतलब कि वहां पर क्लोज लूप नहीं बनता था, पर यहाँ पर क्लोज लूप हम लोग का बनेगा। ठीक है, और बाकी सारा प्रॉपर्टी सेम है। ये जो लाइन होता है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन पर तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हो गई जो कि हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर में भी देखे थे। अब आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में। ऑलरेडी हमने बताया कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से मिलता जुलता होता है, और यहाँ पर ए हो जाएगा पोल एक्सटेंट इनटू 2L, दोनों के बीच का लेंथ।
उसके बाद फार्मूला एक एक्सियल लाइन पर हम लोग को देखना था और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर। एक्सियल लाइन में फार्मूला क्या आया है, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m बटा आर क्यू। अगर हम लोग प्रीवियस चैप्टर की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाला में, तो वहां पर जो हम लोग का फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था 2p डिवाइडेड बाई आर क्यू था। ठीक है, मतलब चेंज किया हुआ, कांस्टेंट तो खैर चेंज होगा ही, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो चेंज होगा ही। बस यहाँ पर एम के जगह पर क्या आ गया है, पी आ गया है। उसी तरह से अगर हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन पर भी देखेंगे तो यहाँ पर पी की जगह पर क्या आ गया है, एम आ गया है। और बाकी सारा का सारा फार्मूला हम लोग का सेम है। उसके बाद अगर इस मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में इस तरह से, और यहाँ पर एक बार मैग्नेट रख दिया गया है, तो इस बार मैग्नेट पर फोर्स लगेगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, दोनों पोल पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। फोर्स लगने से ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा। उस टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम बी इंटू साइन थीटा। अगर हम लोग प्रीवियस चैप्टर की बात करें, जो मूविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर था, तो वहां पर हम लोग लिखते थे पी साइन थीटा। और बाकी डेरिवेशन भी दोनों का सेम ही है, तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, एम कन्वर्ट हो गया है पी में, बी कन्वर्ट हो गया है, मतलब पहले का जो पी था वो कन्वर्ट हो गया है एम में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कन्वर्ट हो गया है मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या फिर वर्क डन की बात करें, तो ए हो जाता है एम बी कॉस थीटा। पहले भी ऐसा ही था, पहले में हम लोग पढ़ते थे माइनस पी ई कॉस थीटा, तो यहाँ भी पी एम में कन्वर्ट हो गया और ई बी में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि नया अभी हम लोग को कुछ देखने को नहीं मिला है, जो कुछ भी है जो डाइपोल था हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसी से मिलता जुलता मैग्नेटिक डाइपोल का कंसेप्ट है। उसके बाद आते हैं टॉपिक नंबर 2 में। टोटल 4 टॉपिक हम लोग को कवर करना था, और हम लोग देखे थे कि टॉपिक 1 जो हम लोग का है वो बार मैग्नेट से रिलेटेड है। तो बार मैग्नेट के बारे में हमने जो कुछ स्टडी हमें करना था वो सारा हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आ जाएंगे, देख लेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म में मेनली हम लोग को क्या फोकस करना था, एंगल ऑफ डिप और डिक्लिनेशन, ये दोनों क्या है उस चीज को समझ लेना था। तो ये हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, मतलब पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है वो किस तरह से बिहेव करता है, एक बड़ा सा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और इसका जो जियोग्राफिक नॉर्थ होता है ये साउथ पोल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग अर्थ पर एक मैग्नेट को लटका करके छोड़ दे, तो इसका एक एंड जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरा एंड क्या होगा, साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुक जाएगा। कहने का मतलब कि अगर इसका जियोग्राफिक हम लोग साउथ ले रहे हैं, ठीक है, अगर जियोग्राफिक नॉर्थ ले रहे हैं अर्थ का, अगर हम लोग नॉर्थ पोल ले रहे हैं, तो वहां पर मैग्नेट का कौन सा पोल जाकर के रुकेगा, साउथ पोल जाकर के रुकेगा, है ना, क्योंकि साउथ पोल को, नॉर्थ साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। सेम पोल रहने पर क्या होगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ साउथ रिपेल करता है, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर जियोग्राफिक नॉर्थ है तो वहां पर मैग्नेट का साउथ पोल जाकर के रुकेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम लोग वायर को इस तरह से लटका करके, मतलब वायर में किसी चीज को इस तरह से लटका करके छोड़ दे, ठीक है, किसी बार मैग्नेट को, तो बार मैग्नेट एक्चुअली इस तरह से सीधा नॉर्थ और साउथ में जाकर के नहीं रुकता है। अगर हम ये मान करके चले कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ठीक है, तो ठीक है, इस मैग्नेट का अगर जियोग्राफिक नॉर्थ है तो मैग्नेट का साउथ पोल उस डायरेक्शन में जाके रुकना चाहिए और ये इस डायरेक्शन में रुकना चाहिए। बट ये पूरी तरह से इस तरह से ना रुक करके थोड़ा सा जो होता है ना, ये मूव कर जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब, तो जैसे नॉर्थ और साउथ इस तरह से होना चाहिए था, पर ये नॉर्थ साउथ में पूरा ना रह करके थोड़ा सा इस तरह से ऐसे घूम जाता है। तो पहला तो मूवमेंट ए हुआ, यहाँ पर दिखाया हुआ है ए अगर मान के चले कि ए हमारा नॉर्थ और साउथ है अर्थ का, तो जब हम लोग किसी चीज को लटकाते हैं तो वो थोड़ा सा थीटा एंगल बना करके आकर के इस तरह से रुकता है। तो पहला तो ए प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हम लोग डिक्लिनेशन बोलते हैं। और दूसरा क्या है कि जो हमारा जो मटेरियल होता है, जो भी हमारा बार मैग्नेट होता है, वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं रुकता है, वो थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाता है। मतलब दो चेंजिंग हो रहा है, एक तो सीधा रहने के बजाय थोड़ा सा इस तरह से डाउन हो गया, और दूसरा नॉर्थ साउथ में न रह करके थोड़ा सा ऐसे घूम गया। ठीक है, दो दो एंगल बनाता है। तो ए एंगल जो बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। कहने का मतलब अगर इस तरफ नॉर्थ है इस तरफ साउथ है, तो हमारा जो बार मैग्नेट है इस तरह से नहीं रुका है, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा इस तरह से डिक्लाइन कर गया है। ठीक है, ए हॉरिजॉन्टल हुआ और इस तरह से हल्का सा हमारा जो बार मैग्नेट है नीचे की ओर डाउन हो गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डीप।
ये हमारा क्या है, डेल्टा एंगल ऑफ डिप है। तो ये समझ में आ गया, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे झुका हुआ है बार मैग्नेट ओ। और उसके बाद जो थोड़ा सा नॉर्थ साउथ से ये हट करके और जो डिस्प्लेस हुआ है, रियल नॉर्थ साउथ ये था पर डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आ गया है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको डिक्लिनेशन बोलते हैं। अगर डिक्लिनेशन एक बार पढ़ ले यहाँ पर, तो ये है एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थोड़ा सा जो डाउन हुआ, ये दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। अब इसी का अगर हम लोग कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बी कॉस डेल्टा, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि यहाँ पर दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। इसका अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल पर एक कंपोनेंट ले लेते हैं तो बी कन्वर्ट हो जाएगा बी कॉस डेल्टा में, और जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है बी साइन डेल्टा, ठीक है। इसका जो ऊपर की ओर कंपोनेंट आएगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पर दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल्टा हो गया। अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दे तो टेन डेल्टा बराबर आ जाएगा वी बाई एच। और अगर इन दोनों को जोड़ दें तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, जो कि 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से, वी स्क्वायर का, ठीक है। इसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। और इसके बाद आते हैं हम लोग टॉपिक 3 में, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म जो था इसमें हम लोग का बस इतना ही कंसेप्ट है। उसके बाद देखेंगे टॉपिक 3। टॉपिक 3 में हम लोग को कवर करना है डायमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में मेनली क्या है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो इसके बारे में एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बीच में डिफरेंस। डायमैग्नेटिक क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक वो मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड का जिस पर कोई इम्पैक्ट थोड़ा सा भी नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रॉस कर रहा है और बीच में अगर उस मटेरियल को डाल देते हैं तो ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने से होकर के पास नहीं होने देगा, ये पूरी तरह से रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। और उसके बाद मतलब इसको ये बिल्कुल भी, जैसे बिस्मुथ हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारा बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से होकर के पास होने नहीं देता या फिर अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। जब हम लोग पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं तो ये जो होता है थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने से होकर के पास होने देता है। मतलब अगर मैग्नेट के आसपास इन मटेरियल को लेकर के जाएंगे तो इन पर थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हाईली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। या फिर मैग्नेट में जब हम लोग मैग्नेट के आसपास जब इसको लेकर के जाएंगे, लोहा, निकल और कोबाल्ट को, तो क्या होगा, मैग्नेट उसको तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। मतलब कि इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड का कोई इम्पैक्ट इस पर पड़ने वाला नहीं है। अगर इसको मैग्नेट के पास ले जाया जाए तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा, वीकली जो होगा वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। और ये जो मटेरियल है वो बिल्कुल हाईली अट्रैक्टिव होता है। मतलब जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे तेजी से क्या होगा, इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा और मैग्नेट की तरफ तेजी से अट्रैक्ट हो जाएगा। इसके लिए कुछ वैल्यू दिया हुआ है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पर देखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का वैल्यू जो होता है बिल्कुल निगेटिव होता है। आए रिलेटिव परमिटिविटी जिसका वैल्यू क्या है, 1 से कम है। मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या बताता है, ये बताता है कि कितना आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये अपने से होकर के पास होने देगा। तो ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसका जो वैल्यू है क्या है, लेस देन 1 से काफी कम है। और दूसरा तरफ अगर हम लोग बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल का तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। अगर एयर की बात करें तो एयर का वैल्यू हम लोग लेकर के चलते हैं। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते समय हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते थे म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है। और ए इसका जो वैल्यू होता था वो होता था 10 टू द पावर -7 हम लोग यहाँ पर यूज करते आ रहे थे, ठीक है। एयर के केस में हम लोग म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू कितना लेते हैं, 10 टू द पावर -7। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात करेंगे तो वहां पर वैल्यू क्या लेना होगा, म्यू का जो वैल्यू होगा लेस देन 1 लेना पड़ेगा, मतलब एयर से कम लेना होगा। तो ये कम लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, और डाउन हो जाएगा। वही अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है 1 से बड़ा लेना है, ठीक है।
1 से बड़ा लेना है तो इसका जो वैल्यू है ऑटोमेटिक 10⁻⁻7 से बड़ा हो जाएगा। जब 10⁻⁻7 से बड़ा होगा तो नेट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इस वायर के चारों तरफ एक केस लेते हैं जिसमें एयर हो, ठीक है, चारों तरफ एयर है, एयर में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक दूसरा वायर लेते हैं और इस वायर में करंट जब फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब इसमें हम लोग कंसीडर एक कर लेते हैं कि यहाँ पर एयर के जगह वाटर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाटर है। तो इस केस में कंपेयर टू इस केस जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। वही चीज ये बता रहा है म्यू का वैल्यू लेस देन 1, मतलब कि एयर के मुकाबले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पानी में कम बनने वाला है। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चेक करेंगे तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। और वही वहां पर अगर लोहा, निकल या कोबाल्ट वगैरह लेकर के चेक करते हैं तो यहाँ पर काफी हाई मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो ये चीज कौन बताता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी बताता है कि कितना आसानी से मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर पास कर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम लोग को ये बताता है कि उसके अंदर जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर जो डोमेन है वो कितना फास्ट अलाइंड होगा एक डायरेक्शन में। जितना फास्ट एक डायरेक्शन में अलाइंड होगा उतना जल्दी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वो बनेगा। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है काफी ज्यादा पॉजिटिव है, काफी हाई पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर का डोमेन, अगर करंट कैरिंग वायर है, वायर के पास अगर हम लोग ये चीज रख लेते हैं, लोहा, निकल या कोबाल्ट, इसका डोमेन तेजी से एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा और ये जल्दी से हाई मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर स्मॉल पॉजिटिव है तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में जल्दी, मतलब इसका जो डोमेन है जल्दी एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होगा। और यहाँ पर निगेटिव है, अलाइन होने का कोई संभावना नहीं है। तो एक कहानी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का और रिलेटिव परमिएबिलिटी का, ठीक है। एक डोमेन से रिलेटेड है, कितना जल्दी डोमेन उसका अलाइंड होगा, और दूसरा इस चीज को बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना तेजी से या कितना आसानी से उसमें पास कर जाएगा। अब यहाँ पर सबका समरी दिया हुआ है, ठीक है, डायमैग्नेटिक का, पैरामैग्नेटिक का और फेरोमैग्नेटिक का। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट मैग्नेट और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट कौन सा होगा, क्लास 6-7 से पढ़ते आने। परमानेंट मैग्नेट मतलब उसमें मैग्नेटिक मटेरियल जो है काफी लॉन्ग टाइम तक रहेगा। प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विदाउट एक्सटर्नल करंट, बाहर से कोई करंट देने की जरूरत नहीं है। बाहर मैग्नेट जैसे एग्जाम्पल में हो गया, वहां पर रख देंगे तो क्या करेगा, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। मेड फ्रॉम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। इसका रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी हाई होता है। रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी क्या है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिटेंटिविटी वहां पर ही हम लोग समझ लेंगे। डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, बट बोल रहा है कि मैग्नेटाइज करना तो मुश्किल होता है, बट एक बार अगर मैग्नेटाइज हो गया ना तो काफी देर तक मैग्नेटिक फील्ड जल्दी इससे जाएगा नहीं, ठीक है, काफी देर तक रिटेन करके रहता है। इसी को रिटेंटिविटी बोलते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। मैग्नेट का जो गुण है वो जल्दी खत्म नहीं होगा, इसी को बोलते हैं हाई रिटेंटिविटी। काफी देर तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर रिटेन रह जाता है। कहाँ पर यूज होता है, कंपास में यूज होगा, लाउड स्पीकर, रेडियो वगैरह के अंदर जो स्पीकर होता है वहां पर यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, ठीक है। छोटा वाला जो खिलौना वाला मोटर होता है उसमें जनरली हम लोग परमानेंट मैग्नेट ही देखते हैं। और वो जो बड़ा बड़ा मोटर आता है खासकर पानी का जैसे हो गया पंप, ठीक है, उस सब में क्या होगा, वहां पर हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। रेफ्रिजरेटर में फिर ये हो गया। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल हो गया, रिले हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन हो गया, ट्रांसफार्मर वगैरह, एमआरआई वगैरह। ऐसा एक न्यूज भी आया था कि मतलब पुणे या कहीं का कोई व्यक्ति था, सिलेंडर वगैरह लेकर के एमआरआई के रूम में इंटर कर गया था और उस समय इसका जो करंट था वो ऑन था। करंट ऑन रहने पर काफी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ बिहेव करता है और तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए जनरली ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब भी हम लोग एमआरआई रूम में इंटर करें, कोई भी मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होना चाहिए जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता हो। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट और साथ में परमानेंट मैग्नेट का। यहाँ पर कुछ की पॉइंट दिया हुआ है कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो हार्ड आयरन या फिर हार्ड स्टील से बना होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो जनरली सॉफ्ट आयरन कोर से बना होता है। हार्ड आयरन है जो हाई रिटेंटिविटी, मतलब कि इसके अंदर मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है काफी देर तक रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं हाई रिटेंटिविटी। सॉफ्ट आयरन है जो लो रिटेंटिविटी, इसमें जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल
जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। जैसे कि रिंग डोरबेल में हम लोग एक बार स्विच ऑन करते हैं, जल्दी से उसके अंदर मैग्नेट क्रिएट हो जाता है, और जैसे स्विच को छोड़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वो किस चीज़ का बना होता है? सॉफ्ट आयरन का बना होता है। इसमें लो रिटेंटिविटी होता है और साथ में लो कोर्सिविटी होता है। बाकी लो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी का कंसेप्ट क्या है वो हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी समझने से पहले दो चीज और है जो हम लोग को समझ लेना है। एक एच का मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसका मतलब क्या है, और दूसरा आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इन दोनों का मतलब क्या है। अगर ये दोनों जानकारी रहेगा तो हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कोर्सिविटी क्या है, रिटेंटिविटी क्या है। और अगर इसको जान ले तो मतलब आसानी से ये भी पता चल जाएगा हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा एच है, एच हम लोग को बताता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे यहाँ पर एक ठो कैरेट कैरी क्वाइल है, ठीक है। इस क्वाइल की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है चारों तरफ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, उसको हम लोग एच बोलेंगे, ठीक है। मतलब एच एक बाहरी सोर्स से जनरेट किया जा रहा है। एच क्या होता है? एच बाहरी सोर्स से जनरेट होता है। और इस एच में अगर हम लोग एक तो लोहा को रख दें, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन या किसी चीज को रख दें, तो क्या होगा? इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब कि इसके अंदर का जो डोमेन होगा वो एक डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देगा। और जब सारा डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा तो ये क्या होगा? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो आई जो होता है, आई मटेरियल के अंदर के मैग्नेटाइजेशन के मात्रा को बताता है, कितना मैग्नेटाइज हो चुका है, मतलब कि इसका कितना डोमेन एक डायरेक्शन में अरेंज हो चुका है। कहने का मतलब कि आई अगर हम लोग बढ़ाते हैं ना, तो आई बढ़ाते हैं तो एच बढ़ेगा, ठीक है। सॉरी, अगर ठीक है, ए आई करंट के लिए यूज हुआ है। एक करंट अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ाने से एच इंक्रीज होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होने से इसका जो डोमेन है वो फास्ट एक डायरेक्शन में अलाइंड होना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा? आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ए इंक्रीज होगा। लेकिन आई का जो वैल्यू है ना, एच तो हम लोग जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है, इस बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जितना मन उतना इंक्रीज करवा सकते हैं। बट ये वाला जो है एक लिमिट पर जाकर के रुक जाएगा, क्योंकि जब सारा डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइंड हो गया तो फिर और मैग्नेटाइज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर एक ग्राफ है आई का और ये वाला ग्राफ है, ठीक है। ए वाला जो एक्सिस है एच का है और ए वाला आई का है। ए बता रहा है कि बाहर से हम लोग जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग करंट बढ़ा दे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो इंटेंसिटी को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी को जब इंक्रीज कराएंगे तो डोमेन जो है ना एक डायरेक्शन में अलाइंड होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। लेकिन फिर एक लिमिट के बाद हम लोग एज बढ़ाते रहेंगे, आई का वैल्यू फिर इंक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज न करने का कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि उसका सारा का सारा जो डोमेन था जो एक डायरेक्शन में अलाइंड होना था वो सारा का सारा हो चुका है। यहाँ पर दे रखा है एज ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीजेज, कहने का मतलब कि एच जैसे जैसे इंक्रीज होगा द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल आल्सो इंक्रीज, मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज होगा। हाउएवर आफ्टर ए सर्टेन लिमिट, लेकिन कुछ समय के बाद ऑलमोस्ट ऑल मैग्नेटिक डोमेन बिकम अलाइंड, सारे के सारे जो डोमेन होंगे एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। सो इंक्रीजिंग एच फर्दर प्रोड्यूस लिटिल या फिर नो एडिशन ऑफ एडिशनल मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि और एच बढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत या तो इंक्रीज करेगा या फिर बिल्कुल इंक्रीज नहीं करेगा, मैग्नेटाइजेशन वहां पर जाकर के सैचुरेट कर जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं समरी इसका क्या था। एच और आई के बीच का जो डिफरेंस था वो मेनली क्या था। यहाँ पर दे रखा है एच का मतलब क्या है? बाहरी मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल पर लगाया जाता है, ये बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है। एम हमारा मेन मटेरियल है और इस पर लगाया जा रहा है बाहरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है जो इस मटेरियल पर लगाया जा रहा है। यह मटेरियल के अंदर उत्पन्न मैग्नेटाइजेशन की मात्रा, अंदर में कितना मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हुआ है, कितना डोमेन अलाइंड हो गया है, वो होता है आई। यहाँ पर दोनों में और भी ज्यादा डिफरेंस लिखा है। मीनिंग क्या हो गया? अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब बाहर से अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर दिख रहा है बाहर से इस पर अप्लाई किया गया है। ये है मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस इनसाइड द मटेरियल। ये मटेरियल बता रहा है कि आई जो होता है मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होता है। नेचर में बता रहा है कि एक काउज है, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन का कारण कौन सा है? एच है, ठीक है, एच कारण है
और ये जो आई जो है ये इफेक्ट है, इसके अंदर का होने वाला इफेक्ट किसके वजह से हुआ है, तो हुआ है इसका जो एच क्रिएट हुआ उसके वजह से। उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, एच को हम लोग बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर करंट कैरिंग वायर है तो इसमें करंट का वैल्यू कम ज्यादा करके एच को कंट्रोल कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा होता रहेगा। पर ये क्या है, डिपेंड ऑन द मटेरियल, ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि मटेरियल के अंदर डोमेन कितना फास्ट या कितना स्लो एक डायरेक्शन में अरेंज हो रहे हैं। सोर्स क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल सोर्स, आई प्रोड्यूस बाय मटेरियल, ये मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होगा। यूनिट दोनों का क्या है, एम्पियर पर मीटर, यूनिट दोनों का सेम है। यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है I इज इक्वल टू काई इंटू एच, ठीक है। कहने का मतलब कि काई का वैल्यू अगर एक से बड़ा है, यहाँ पर एक चीज और समझना होगा, काई का वैल्यू एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग देखे थे काई का वैल्यू क्या एक से छोटा था, और वही अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जाते हैं तो काई का वैल्यू क्या होता है, एक से बड़ा होता है। तो एक से बड़ा होने का मतलब है कि अगर मान लो कि एच का वैल्यू 10 है और यहाँ पर हम लोग एक से ज्यादा 2 यूज कर लें तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये चीज क्या बताता है, ये चीज हम लोग को ये बतला रहा है कि छोटा मैग्नेट से भी, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग 10 एम्पियर पर मीटर ही हम लोग यूज किए, 10 एम्पियर पर मीटर ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट किए। पर अब जो हम लोग को मैग्नेट मिला है ना, उसका मैग्नेटाइजेशन कैपेसिटी कितना है, 20। मतलब कि छोटा मैग्नेट से एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाया जा सकता है। मेन कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि जो छोटा मैग्नेट हम लोग यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से एच जनरेट हुआ है, इस एच में इतना पावर होना चाहिए, इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि दूसरा जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से एच जनरेट हुआ था, इस एच में इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि इसके अंदर के जो डोमेन है उसको एक क्या करें, रोटेट करवा करके एक डायरेक्शन में अलाइन कर दें, हम लोग इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट, ठीक है। याद रखना है आई बराबर काई इंटू एच। अब हम लोग समझ लेते हैं इस हिस्टैरिसीस कर्व को, ठीक है। इसमें कुछ अब खास बचा हुआ नहीं है, हम लोग अभी पढ़े कि जैसे जैसे एच का वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और यूज हुआ है, एच और बी, एच और बी में क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो एच जो होता है वो होता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे तो ए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच क्रिएट किया। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोई मटेरियल रख दिए तो मटेरियल रखने से क्या होगा इसका जो डोमेन्स होंगे एक डायरेक्शन में अलाइंड होना शुरू हो जाएंगे। डोमेन्स अलाइन होने से क्या होगा, वो लोग अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सारा का सारा इस पूरा मटेरियल में होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, ठीक है। तो बी किस में जनरेट हुआ है, बी दूसरा वाला मटेरियल में जनरेट हुआ है। ए इंटेंसिटी है, हर पॉइंट पर मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, पर ए क्या है, डेंसिटी है, पूरा मटेरियल के अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो। तो एक तरह से हम लोग देखें ना तो बी और आई में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आई हम लोग को ये बताता है कि कितना डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइंड हुआ है, ठीक है। जितना ज्यादा अलाइंड होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा और उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उस मटेरियल के अंदर होगा। तो कहीं कहीं पर एक कर्व एच और आई के बीच में और कहीं पर एच और बी के बीच में दिखाया हुआ रहता है। मतलब हम लोग यहाँ पर एच और आई भी लिख सकते हैं और कहीं कहीं पर एच और बी लिखा हुआ रहता है। ये चीज बता रहा है कि जैसे जैसे हम लोग एच का वैल्यू बढ़ाएंगे बी या फिर आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है, इस तरह से इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते करते सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। सैचुरेट करने के बाद अब हम लोग और एच बढ़ाएंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि जितना डोमेन था अरेंज होना था वो सारा का सारा डोमेन अरेंज हो चुका है। अब हम लोग क्या चाहते हैं ना, अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा मैग्नेट बना है, ठीक है, यहाँ पर जो मटेरियल था करंट कैरिंग वायर की वजह से ये जो मैग्नेट बना, हम चाहते हैं कि ये मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है। डीमैग्नेटाइज होने के लिए क्या करेंगे, करंट के वैल्यू को कम करेंगे। तो करंट के वैल्यू को हम लोग अब यहाँ से कम करना शुरू किए, तो ये जैसे जैसे कम करेंगे ना, ये वैसे वैसे मतलब इस पाथ से कम नहीं होगा, कम तो हो रहा है। देखो जैसे हम यहाँ पर गए तो ए पॉइंट यहाँ है, तो ए पॉइंट यहाँ, मतलब आई का वैल्यू कम हो रहा है लेकिन ए दूसरा पाथ को फॉलो कर रहा है। फिर हम लोग आई जीरो कर दिए पर ए अभी तक जीरो नहीं हुआ, आई जीरो कर लिए लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी भी इसके अंदर बना हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, मतलब अभी भी रिटेन किए हुए हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। अब रिटेंटिविटी कम होना ज्यादा अच्छा है या फिर ज्यादा होना ज्यादा अच्छा है, तो अगर परमानेंट मैग्नेट चाहिए तो रिटेंटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए रिटेंटिविटी जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम लोग
और डोरबेल, डोरबेल की अगर हम लोग बात करें तो डोरबेल में एक ऐसा कॉइल होता है और इस कॉइल में इस टाइप का एक मेटल लगा हुआ होता है और सामने में इस टाइप का हथौड़ा टाइप का दूसरा मेटल होता है। जैसे इसमें हम लोग बैटरी या स्विच जैसे ही ऑन करते हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस मेटल को अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। लोहा निकल कोबाल्ट या जिस चीज का भी बनाओ, इसको अपने तरफ खींचता है। तो खींचेगा, जैसे ही जाकर के इससे टकराएगा आवाज करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे ताकि दोबारा बजाए उसको। लेकिन मान लो कि स्विच को ऑफ किए और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी भी इसमें बना रह जाए तो क्या होगा, ये मेटल तो इसके अंदर सटा ही रह जाएगा, दोबारा हम लोग उसको बजा ही नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए रिंग बेल के लिए वैसा मटेरियल चाहिए जिसका रिटेंटिविटी बिल्कुल कम हो। जैसे स्विच ऑफ करे ये तुरंत इसको छोड़ दे, ठीक है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका खत्म हो जाए और ये तुरंत इससे जो चिपका हुआ था अलग हट जाए। फिर हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, फिर ये मैग्नेट बन जाएगा, फिर से इसको अपनी तरफ खींचेगा, फिर से आवाज करेगा। तो इस टाइप का कंसेप्ट हम लोग को चाहिए डोरबेल बनाने के लिए, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग यूज है, हाई रिटेंटिविटी वाला का अलग यूज है, लो रिटेंटिविटी वाला का अलग यूज है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कोर्सिविटी। अब क्या होगा, करंट को हम लोग निगेटिव कर दिए, हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर था या जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था खत्म नहीं हुआ। तो हम लोग दिमाग लगाए कि चलो करंट को उल्टा कर देते हैं। तो करंट को उल्टा किए तो ए अब डिमैग्नेटाइज होना शुरू हो गया। शुरू होते होते जब करंट के वैल्यू को यहाँ तक लेकर के आ गए तब जाकर के पूरी तरह से जीरो हुआ। तो जिस पॉइंट वो जीरो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोर्सिविटी, ठीक है। तो ये हम लोग का कंसेप्ट हो गया रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी का, जिसका डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे। आगे के एक पेज में लिखा हुआ है कि रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी में क्या डिफरेंस है। हालांकि यहाँ पे दे रखा है कि ये जनरली मेंस में नहीं पूछा जाता है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेना है और बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग रख सकते हैं रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी के बारे में, क्योंकि ये कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं। अब यहाँ पर जो है ना डिफरेंस दिया हुआ है हर चीज का, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। पहला डिफरेंस है बी और एच में और एच और आई में। तो हमने क्या बोला था कि एच जो होता है बाहर से सप्लाई किया जाता है और बी मटेरियल के अंदर जनरेट होता है। यहाँ पर एच दे रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और बी क्या होता है, बी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, मटेरियल के अंदर जो बनेगा वो बी। और आई भी वही होता है मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस इनसाइड द मटेरियल। ये हमने बताया था कि ये दोनों लगभग एक जैसा होता है, फार्मूला भी दोनों का सेम ही होता है। अगर हम लोग करें तो बी बराबर म्यू इंटू एच होता है और आई बराबर होता है काई इंटू एच, ठीक है। ये दोनों में रिलेशन भी होता है, रिलेशन भी याद रख लेना है। प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल से प्रोड्यूस होता है एच का वैल्यू और बी डिपेंड ऑन बोथ एच एंड मटेरियल। ये मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा और एच का वैल्यू कितना हाई है उस पर भी डिपेंड करेगा, ताकि डोमेन जो है जल्दी से जल्दी अलाइंड हो जाए। ये भी वैसा ही है। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, टेस्ला। इसका एम्पियर पर मीटर होता है, इसका टेस्ला होता है। वैसे ही एच का एम्पियर पर मीटर, इसका होता है एम्पियर पर मीटर। इंटेंसिटी एम्पियर पर मीटर, बी टेस्ला। थोड़ा सा इन दोनों में फर्क हो जाता है यूनिट में। उसके बाद यहाँ पर बी और आई में दिया हुआ है, दोनों तो लगभग हमने बताया था कि एक ही मटेरियल के अंदर होता है दोनों। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, ए फ्लक्स डेंसिटी है। तो डेंसिटी में हम लोग क्या करेंगे, टोटल काउंट करेंगे। ओनली मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस बाय मटेरियल, मटेरियल कितना मैग्नेटाइजेशन मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है इस चीज को बताएगा। हालांकि जितना ज्यादा मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा बी का वैल्यू होगा, मतलब आई बढ़ेगा तो बी ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा। इंक्लूड इफेक्ट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, है ना, आई बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, आई का ही इफेक्ट होता है। सो हाउ मच मटेरियल गेट मैग्नेटाइज, ये बताएगा कितना डोमेन जो है एक डायरेक्शन में अभी तक अलाइंड हो चुका है। ये हो जाएगा टेस्ला और इसका एम्पियर पर मीटर। शॉर्ट ट्रिक हो गया, ओवरऑल फील्ड आर ए मटेरियल का अपना कंट्रीब्यूशन कि कितना डोमेन अलाइंड हुआ है। यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी में अंतर है। हमने बताया था कि ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, वो हम लोग को बताता है कि मतलब मटेरियल के अंदर जो डोमेन है कितना फास्ट एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा और कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, कितना फास्ट। और ए रिलेबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना आसानी से पास कर सकता है। मेजर ऑफ हाउ इजिली मटेरियल गेट मैग्नेटाइज, मेजर हाउ इजिली मैग्नेटिक फील्ड पास। डायमेंशन लेस होता है, ए भी डायमेंशन लेस है। फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 1 प्लस काई, मतलब म्यू का वैल्यू जो होता है काई से एक बड़ा होता है। रिटेंटिविटी कोर्सिविटी हम लोग समझ लिए, यहाँ पर डिफिनेशन दे रखा है, ठीक है, ये दोनों पढ़ लेना है साथ में। यहाँ पर परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो भी ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। ये वैल्यू दे रखा है डायमैग्नेटिक के लिए काई का वैल्यू लेस देन 0, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। पर मैग्नेटिक के लिए क्या होगा, एक्स का काई का वैल्यू ग्रेटर देन 0
अब फेरोमैग्नेटिक के लिए काय का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, मतलब कि इसका डोमेन जल्दी से अरेंज होगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनने की संभावना है फेरोमैग्नेट में। सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए पोल की वजह से जनरेट होता है, और डोमेन हम लोग देखें कि बहुत सारा छोटा छोटा जो एटम्स होता है, मिलियन बिलियंस ऑफ एटम अरेंज होकर के एक डोमेन बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारा डोमेन आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, बार मैग्नेट बनाते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट चैप्टर। हम लोग सारा कुछ जो जो पूछा जा सकता है वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट है PYQ सॉल्व कर लेना, और PYQ सॉल्व कर लेने के बाद टेस्ट अटेंड कर लेना। यहाँ पर सबका समरी दे रखा है। अगर हम लोग फर्स्ट पेज में जाएंगे तो फर्स्ट पेज में सारा का समरी है, सारा फार्मूला एक जगह पर किया हुआ है। जो हम लोग 9 पॉइंट डिस्कस किए तो सबका समरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फिलहाल इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं PYQ हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है।